Let's begin. So today we are going to start a new chapter. That is periodic table and periodic properties. So आप लोग next chapter का heading डालो, periodic table. NCERT में इसका नाम थोड़ा सा अलग है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर ही है. हेडिंग डालो आप सभी, पीरियोडिक टेबल. स्टार्ट करें. Alright. So the first method of classification that we have to study is, again ये चीज आप सभी को आता है. The first method of classification was your Doberanus triads. Doberanus triads. Okay. अब आप अपने खुद के वर्ड्स में बताओ, in your own words, what does Doberanus triads mean? बताओ. Yeah, what was the method of classification in Doberanus triads? In your own words. Correct. Doberanus triads में क्या था? In this, elements were classified into three elements. Were classified into groups of three triad. Okay, क्योंकि थ्री था तो उसको हम ट्रायड बोलते थे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो. in this elements were classified into groups of three such that their properties were similar, and the molecular mass of the middle element was the average of first and third element. बताओ कौन कौन से ट्रायड से, आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन से ट्रायड से, बताओ. द फर्स्ट वन इज वेरी कॉमन. द फर्स्ट वन इज कि आपके पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रायड था, राइट. द फर्स्ट वन इज कि आपके पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्रायड था. लिथियम के केस में द मॉलिक्यूलर मास इज, बताओ लिथियम के केस में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इज, जल्दी क्या था बताओ, 7, राइट. पोटेशियम के केस में कितना है बताओ, 39 है. तो 7 and 39, राइट. 7 and 39 अगर आप मिलाओगे तो कितना आएगा, 46 आएगा. सो 46 by 2 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, राइट. एंड सोडियम का भी एटॉमिक मास कितना था, 23 ही था, राइट. दूसरा ट्रायड क्या था बताओ, दूसरा ट्रायड क्या था बताओ. जल्दी ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, राइट. दूसरा ट्रायड क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Now bromine so chlorine is your 35.5, iodine is 127, right. iodine जो है वो आपका 127 हुआ. Now अब देखो, अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालता हूँ, सो ये आपका कितना आ जाएगा, 132, 162, 162.5, तो 81.25 आएगा. एंड ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना है बताओ, ब्रोमीन का एटॉमिक मास इज 81, राइट. इसके अलावा और कौन कौन से थे, इसके अलावा था आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, एंड एक और कौन सा था बताओ, एक और कौन सा था, हाँ एक और भी था आपका, कैल्शियम था ना. ठीक है, बट उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, एक और, करेक्ट, एक और आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम था. बट अगेन चलो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है.
पॉइंट इज कि यहाँ पे आप इसको 3 में क्लासिफाई करते थे. ओके, एवरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स. मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट जो है वो बाकी दो का एवरेज हुआ करता था. ओके, नाउ ऑब्वियसली व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस, आप खुद से बताओ कि व्हाई वाज दिस नॉट फॉलोड. तो यहाँ पे देखो इसके डीमेरिट्स क्या है, क्या थे कि द ट्रायड लॉ, द ट्रायड्स, correct, the triads were not applicable, the triads were not applicable on a large number of elements, on a large number of elements, and hence was discarded. कॉपी कर लो फटाफट. फिर बताओ हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था. सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था बताओ. चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ. इट वाज रिलेटेड टू म्यूजिक, या इट वाज करेक्ट. तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था जो था दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. नाउ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये क्या बोला था, इन दिस केस या इन दिस the properties of every eighth element, the properties of every eighth element is similar, the properties of every eighth element is similar to the properties of the first element, of the first element when the elements were arranged according to, कॉपी करते जाओ, according to their, बताओ atomic masses या atomic number, बताओ atomic mass या atomic number. Correct, according to their atomic mass. Okay, now इसके अलावा देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ था. सो इन दिस केस देखो आपको कैसे लिखना है. सो इट वाज लिथियम, लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम, फिर आपका आता है बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट. फिर देखो फ्लोरीन के बाद हमारा क्या आ रहा था, इट वाज सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, करेक्ट. उसके बाद था आपका पोटेशियम, उसके बाद था आपका कैल्शियम, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं, सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, राइट. सो अगर मैं लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट लूं तो एथ वाला कौन सा होगा, सोडियम होगा, राइट. एंड लिथियम एंड सोडियम के प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर थे. सिमिलरली अगर मैं बोरॉन लेता हूं तो एथ एलिमेंट क्या आएगा, अल्यूमिनियम आएगा. एंड बोरॉन एंड अल्यूमिनियम जो है वो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, राइट. बट अब आप बताओ कि इसके डीमेरिट्स क्या क्या थे, इसके डीमेरिट्स क्या क्या थे बताओ. There were two problems with this. There were two problems with this. क्या क्या थे बताओ. Correct, very good. Now the first problem was कि yeah, in this case we were only able to use the lighter elements, that is up to calcium. And the bigger problem was कि जैसे ही हमारा noble gases जो है वो add हुआ, okay, जैसे ही हमारा noble gases जो है वो add हुआ, that is यहाँ पे neon and यहाँ पे argon. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि it was not every eighth element, instead now it became every ninth element. तो अब जैसे हमारा यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कह रहा था कि जस्ट लाइक म्यूजिक के केस में हमारा एवरी एट्थ वाला जो है वो रिपीट हो रहा है, वैसे ही एलिमेंट्स के केस में भी एवरी एट्थ जो है वो रिपीट हो रहा है. बट नाउ दिस वाज नो लॉन्गर ट्रू. ओके, तो यहाँ पे अब आप लिखो, तो यहाँ पे अब आप पॉइंट्स लिखो. सो यहाँ पे इसके डीमेरिट्स क्या थे. दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल, this law was only applicable for lighter elements,
this law was only applicable for lighter elements, that is up to calcium, that is up to calcium. In addition, with the discovery of noble gases, every ninth element corresponded to the first, इसी में आप कंटिन्यू करो. Hence, the relation with music, that is eighth note same, was no longer valid. Hence this theory was discarded. कहाँ पे? एक सेकंड देखो. Hence this theory was discarded. After to the देखो एक और बार. This law was only applicable for lighter elements up to calcium. In addition, with the discovery of noble gases, every ninth element corresponded to the first. Hence, the relation with music, that is eighth note same, was no longer valid. Hence, this theory was discarded. ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन डाल सकते हो, बट फर्क नहीं पड़ता. आप चाहे तो यहाँ पे हाइड्रोजन डाल सकते हो, बट हीलियम जो है वो तो यहीं पर ही आएगा ना, वो तो नोबल गैसेस के साइड ही आएगा. डन. कॉपी कर लें यहाँ तक. ऑलराइट. ना इसके आगे द थर्ड वाला जो है वो आपने नहीं पढ़ा होगा. थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला इज योर लॉथरमायर कर्व. कौन सा लॉ? आप सबसे क्या कर रहे थे? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सबने कॉपी कर लिया? कंप्लीट कर लो. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज योर लॉथरमायर कर्व. LOTHERMEYER. हो सकता है यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा कर रहा हूँ, बट इट डजंट मैटर. इनऑर्गेनिक थ्योरी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर लॉथरमायर कर्व. मैं यहाँ पे क्या है, इन दिस atomic volume was plotted against atomic mass. पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ. और पहले आप यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ. लिख लिया ना? ऐसा ग्राफ, इससे पहले कि मैं आपको शो करूँ, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से कि पहला पीक, देन दूसरा पीक, देन तीसरा पीक, देन चौथा पीक एंड सो ऑन. ओके, पीक्स जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जा रहे हैं. इट in this atomic volume was plotted against atomic mass. Okay, now यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि पीक्स जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स लुक एट द ग्राफ.
सो ये जो है ये आपका लॉथरमायर कर्व है। ओके, कॉपी करते जाओ। हीलियम जो है उसको अभी के लिए आप छोड़ दो। ओके, हीलियम जो है उसको अभी के लिए आप छोड़ दो। आप यहाँ पे लिथियम से ड्राइंग करना स्टार्ट करो। ओके, लीव दिस पार्ट, आप लिथियम से जो है ड्रॉ करना शुरू करो। ओके, देखो यहाँ पे लिथियम है, फिर देखो सोडियम का पीक जो है वो हायर है, देन पोटेशियम का पीक जो है वो और भी हायर है, देन यू हैव रुबिडियम एंड सो ऑन। राइट, सो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपका लिथियम का पीक है, देन आपका सोडियम का, देन पोटेशियम का। ओके, देखो पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ओके, देन आपका आ रहा है रुबिडियम का। तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, आप बस ये देख लो, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली, बस आप रफली बना सकते हो। आप यहाँ पे बस मार्क कर दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इतना काफी होगा। आपको इसको इतना एग्जैक्टली नहीं बनाना है। ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको ढंग से बना सकते हो अगर आपको बनाना है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली, ठीक है, आपको देखो इसको एग्जैक्टली बनाने की जरूरत नहीं है। देखो आप इसको कुछ ऐसा बना लो। ओके, आप शायद इसको बस इतना सा बना लो। यहाँ पे है लिथियम, यहाँ पे है सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम। ऑलराइट ना, इसके बाद वाला एलिमेंट जो है बना लो, ठीक है, जैसे कि लिथियम के बाद आपका क्या है, बेरिलियम है। सोडियम के सोडियम के बाद वाला क्या है, मैग्नीशियम है। पोटेशियम के बाद वाला आपका यहाँ पे कैल्शियम है। ओके, सोडियम के पहले जो है, सोडियम के पहले कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ। यहाँ पे देखो आपका जो है क्लोरीन आ जाएगा, पोटेशियम के पहले आपका क्लोरीन आ जाएगा एंड सो ऑन। मुझे आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाने, पॉइंट्स लिखवा दी, देखो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस इतना बनाओ। ओके, बस आप इतना बनाओ। या फिर चलो इसको मैं थोड़ा सा और ढंग से बना देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ओके, ये वाला ड्रॉ, ये वाला ड्रॉ। पहले आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ड्रॉ कर लो। कर लिया, ग्राफ ड्रॉ हो गया सभी का, ड्रॉ हो गया। ओके, आप चाहे तो इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ओके, सो अच्छा एक सेकेंड।
ओके, सो अब देखो इस पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो देखो मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ, देखो आपको समझ में आता जाएगा। ओके, आप पॉइंट्स लिखते जाओ, देखो आपको समझ में आता जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन एलिमेंट्स या अल्कलाइन मेटल्स एक ही बात है, occupied occupied the same position, occupied the same position, that is top of the peak. Alkaline elements occupied the same position, that is top of the peak. Second, alkaline earth elements, alkaline earth elements occupied the position, occupied the position just after the peak. Third, halogens occupied the position just before the peak. पीक का मतलब क्या हुआ? अरे पीक का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पॉइंट हुआ, जैसे यहाँ पे देखो पोटेशियम हुआ। ओके, ना पोटेशियम जो है वो आपका अल्कलाइन एलिमेंट है, राइट? सो देखो जितनी भी पीक्स है, यहाँ पे देखो आपका लिथियम, आप इस ग्राफ को छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सारे के सारे क्या ऑक्यूपाई करते हैं? ये सारे के सारे पीक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट? अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द पोजीशन जस्ट आफ्टर पीक। पीक के बाद देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सोडियम के बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है? मैग्नीशियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेम चीज लिथियम के केस में बेरिलियम, एंड ऑब्वियसली रुबीडियम के केस में भी क्या आएगा? स्ट्रोंशियम आएगा। सो अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द पोजीशन जस्ट आफ्टर द पीक, halogens occupied the position just before the peak। अगर आप यहाँ पे नोबल गैसेस को छोड़ दो, अगर आप एक बार के लिए नोबल गैसेस को छोड़ दो, तो उस केस में आपका रुबीडियम के देखो, रुबीडियम के जस्ट पहले क्या है? ब्रोमीन है। पोटेशियम, अगर आप आर्गन को छोड़ दो तो पोटेशियम का जस्ट पहले क्या है? क्लोरीन है। सिमिलरली सोडियम के जस्ट पहले आपका क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा। सो यहाँ पे क्या है कि हैलोजेंस ऑक्यूपाइड द पोजीशन जस्ट बिफोर द पीक। कॉपी कर लो। आपको बस ये 3 मेजर पॉइंट्स ही है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि अल्कलाइन जो है वो पीक पे, अल्कलाइन अर्थ उसके बाद, एंड हैलोजन उसके पहले। बस आपको इतना सा ही पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। लिख लिया? लिख लिया? इसके आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट, सिंस देयर वाज since there was not much physical since there was not much physical significance of Lothermeyer curve this theory was also discarded। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होने का मतलब क्या है कि मैं इस ग्राफ को देख के इनकी प्रॉपर्टीज जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, राइट? मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम जो है वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सिमिलरली आपके जितने भी अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स है वो सारे नेक्स्ट पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उन सब की भी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होनी चाहिए। बट अगेन देयर वाज नॉट मच फिजिकल सिग्निफिकेंस कि अच्छा चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज सेम तो होंगी बट कितनी होंगी? ओके, सपोज करो कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये बोलोगे कि अच्छा ठीक है, सबका मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर तो होगा बट कितना होगा, दिस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। ओके, सो व्हिच इज व्हाई Lothermeyer curve that did not have much physical significance and it was discarded। अगेन इस पे तो मैंने कभी भी क्वेश्चंस नहीं देखा है
बट फिर भी आपको ये वाला पार्ट जो है वो पता होना चाहिए। कॉपी कर लें यहाँ तक सभी ने? Okay, now the next one is the most important one, or rather the second most important one. अब next थ्री, अब आप बताओ कौन सा वाला है? Some of you were already saying it. Correct. Now the next one is an important one, that is your Mendeleev's periodic table. Now सबसे पहले बताओ कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स, या सबसे पहले यहाँ पे देखो हम एक डेफिनेशन लिखते हैं, probably you have already studied. According to Mendeleev, the physical and chemical properties of an element are a periodic function of their, this is important, it is a of their, correct, of their, this is very important, atomic mass. देख लो. According to Mendeleev, the physical and chemical properties of an element are a periodic function of their atomic mass. लिख लिया? Now, अब देखो, अब इसके आगे जो है आपको खुद को ही आता है. So let's quickly discuss some points. Mendeleev's periodic table, MPT जो है यहाँ पे Mendeleev's periodic table, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको फुल में लिखो. Mendeleev's periodic table, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कितने रोज कितने कॉलम्स थे. ठीक है, तो आप खुद बताओ इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स थे, खुद से बताओ फटाफट. हाउ मेनी रोज वर प्रेजेंट इन Mendeleev's periodic table? जल्दी जल्दी. And how many columns? Correct. So there were 8 columns, right? There were 8 columns. इस columns के numbering क्या कहते हैं बताओ? How were they labeled? These were labeled 1, 2, 3, so on up to, बताओ. Up to 8, right? These were labeled 1, 2, 3, so on up to 8. लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उसको हमने कौन से ग्रुप में रखा था बताओ? जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, उसको हमने कौन से में रखा था? करेक्ट. एंड an extra group 0 was added. For noble gases. क्या पढ़ा है फिर आपने? 8 कॉलम्स थे 1 से लेके 8 तक, राइट? लेकिन फिर जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उसको जो है ग्रुप 0 में रखा गया था. हाउ मेनी रोज वर प्रेजेंट बताओ? ये तो सिंपल सही है. देयर वर 7 रोज. एंड क्या क्या नाम था बताओ? द फर्स्ट रो was called as the shortest row या shortest period रोज, या फिर इसको आप पीरियड भी बोल सकते हो, एंड इसको आप ग्रुप बोल सकते हो. क्या क्या? There were 8 columns or groups labeled 1 से लेके 8 तक, and an extra group 0 was added for noble gases. Then there were 7 rows or 7 periods. The first period was called as the shortest period. The second and third was called as short periods. फिर उसके बाद बताओ, the fourth was called as the long period. Fourth and fifth
fourth, and fifth was called as the long period. The sixth was called as the longest period. अच्छा, सेवेंथ वाला तो आप बताओ. सेवेंथ वाला was called as seventh wala was your incomplete. कॉपी कर लो. आप लोगों ने 10th में मेंडलीव्स टेबल पढ़ा था कि नहीं? हाँ, फिर तो याद होना चाहिए. ये सब नहीं लिखा था. चलो कोई बात. यहाँ तक कंप्लीट हुआ. यहाँ तक सभी ने लिख लिया. ओके, इसके अलावा some groups were subdivided into A and B subgroups, and some periods were subdivided into even and odd. लिख लिया. नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थे बताओ? Mendeleev left some blank spaces. For elements yet to be discovered. उसके अलावा he was able to correct the properties. Of some elements based on his periodic table. बताओ किसका क्या करेक्ट कर पाया था? फॉर एग्जाम्पल, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है आपका बोरॉन. बोरॉन का इट वाज अज्यूम्ड he was able to correct the properties of some elements based on his periodic table. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है दैट इज बोरॉन. Now, बोरॉन के केस में it was assumed that कि बोरॉन का मास जो है वो एक्चुअल में 13, सॉरी इट वाज नॉट बोरॉन, इट वाज बेरिलियम. Okay, not boron, it was beryllium. Now, beryllium के केस में it was assumed that its molecular mass is 13.5, but he corrected it to 9. बेरिलियम के केस में उसका अज्यूम था कि उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 13.5 होता है, but it was Mendeleev who corrected it to 9. This is a very common example.
एक और काफी कॉमन एक्सेप्शन का एग्जाम्पल होता है, बताओ कौन सा? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन वाज नॉट द एक्सेप्शन हियर, देयर वाज वन मोर एक्सेप्शन. करेक्ट. ओके, so there was one more exception where he rearranged he rearranged some elements based on their properties rather than atomic mass. इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या दिया जाता है, बताओ? मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या दिया जाता है? हाँ, नॉट आयरन कोबाल्ट. हाँ, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो आपका पोटेशियम एंड आर्गन आता है, राइट? इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है, करेक्ट, वो आता है आपका पोटेशियम एंड आर्गन. आर्गन जो है वो बाद में आना चाहिए, पोटेशियम जो है वो पहले आना चाहिए, बट ही रीअरेंज्ड देम कि आपका आर्गन जो है वो पहले आए इन ग्रुप 0 एंड देन जाके आपका पोटेशियम आए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, in group 8 there were 3 elements without any order. करेक्ट. जैसे कि अगर आपके पास आयरन कोबाल्ट निकल है तो वो जो है वो तीनों ही आपके ग्रुप 8 में होंगे, बट उसमें और कोई फर्दर सब क्लासिफिकेशन नहीं है कि अच्छा आयरन पहले या कोबाल्ट बाद में या निकल पहले. इन ग्रुप 8 जो भी आपके 3 एलिमेंट्स थे उनके बीच में कोई भी आपका ऑर्डर जो है वो नहीं था. एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बताओ कौन सा पॉइंट लिखना है? वी कैन राइट वन मोर पॉइंट. करेक्ट. सो द पोजीशन ऑफ एच, चलो हम 2 लिख लेते हैं ना. द पोजीशन ऑफ एच was not fixed as it showed properties similar to group 1 and halogens. Okay, उसके अलावा lanthanides and actinides were put separately below the main periodic table, PT's periodic table. And last point, isotopes held the same position. Isotopes were given same position. कॉपी करो. हाँ, वो तो वही हो गया ना, एक्का सिलिकॉन एक्का एल्यूमिनियम जो है वो तो वहीं पर ही हो गया ना, कि ब्लैंक स्पेसेस वाला वही तो हो गया. GI कहाँ लिखा हुआ है? Similar to group 1, the position of hydrogen was not fixed as it showed properties similar to group 1. And halogens. कॉपी कर लिया? दोनों में ही ड्रॉबैक था. कॉपी कर लिया सभी ने? Okay, so we can take a quick look at the
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो ये जो है ये देखो आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है ना। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में देखो आपका क्या है कि आपके कौन कौन से ग्रुप्स हुए 1 से लेके 8 तक। ध्यान दो 1 से लेके 8 तक देखो आपके ग्रुप्स हुए, लेकिन बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो इन दैट केस वी आल्सो पुट इन अ ग्रुप 0, राइट। उसके अलावा देखो, अच्छा उसके अलावा देखो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, बट उसके अलावा जो भी आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है, ओके, जो भी आपके लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स है, दे वर पुट सेपरेटली आफ्टर द मेन पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा देखो ग्रुप 8 में यू हैव 3 एलिमेंट्स ईच। सम ऑफ द ग्रुप्स वर फर्दर सबडिवाइडेड, इसमें अगेन नहीं दिया हुआ है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, बट अगेन जो आपके ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, 1 से लेके 7 तक, दे वर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू ए एंड बी। ओके, जो आपका 1 से लेके 7 तक है, दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। उसके अलावा आपके कुछ पीरियड्स जो है, ओके, उसके अलावा आपके कुछ पीरियड्स जो है, दे वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इवन एंड ऑड। इसमें नहीं दिया हुआ, बट आई थिंक आई विल ब्रिंग अप अ मिडल पीरियोडिक टेबल इन द नेक्स्ट क्लास। उसमें आपका इवन एंड ऑड का जो है एक फर्दर डिवीजन हो रखा था, राइट। आई विल शो यू वन इन द नेक्स्ट क्लास। So these are all characteristics of Mendeleev's periodic table. In addition, there were some vacant spaces that he had left. जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ vacant space हो गया, right? Some vacant spaces he had left in case further elements were discovered. Total number of elements that he discovered was 63. अगर आपको याद है तो in case of Mendeleev he discovered 63 elements. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इस चीज को अगर रीड करोगे, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देयर वर 63 एलिमेंट्स। ओके, चलो जो भी है आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कर लें यहां तक सभी ने। डजंट मैटर, आपको मेंडलीव्स पे इतना क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, मेंडलीव पे इतने क्वेश्चन टिपिकली नहीं आते। डन। हाँ, he did not find 63, तब तक 63 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो गए थे। डन। यहाँ पे बताओ, अच्छा okay, so one more thing, so why is Mendeleev's periodic table important? बताओ, why is Mendeleev's periodic table important? Because it is the first systematic classification, it is the first systematic classification of elements, that was useful. Copy कर लो। Mendeleev's periodic table was the first systematic classification of elements जिसको कि आप यूज कर सकते थे। Done? Yes, for the periodic function. Correct, for the periodic function. हाँ, तो मैंने यहाँ पे डीमेरिट्स भी तो लिख दिया ना, इसमें आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब मिला के ही है। ओके, इसमें आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मिला के है। अब देखो खुद से समझ सकते हो, जैसे आप 4th पॉइंट देखो, Mendeleev left some blank spaces for elements yet to be discovered, तो ये आपके मेरिट हुआ या डीमेरिट हुआ, या ये एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ? ऑब्वियसली दिस इज अ मेरिट। ओके, ऑब्वियसली दिस इज एन एडवांटेज। नेक्स्ट देखो, ही वाज एबल टू करेक्ट द प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली एडवांटेज या डिसएडवांटेज? पहले ये भी आपका एडवांटेज ही आएगा, राइट। He rearranged the elements based on elements rather than the atomic property. अब ये जो है ये इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा, ये जो है इसका डीमेरिट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना ही लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया। ओके, ही मेड सम एक्सेप्शंस, राइट। फिर उसके अलावा देखो, इन ग्रुप 8 देयर वर 3 एलिमेंट्स विदाउट एनी ऑर्डर, तो ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका डीमेरिट या डिसएडवांटेज आ जाएगा, राइट। 9 देखो, the portion of hydrogen was not fixed, this is very obvious, ये क्या रहेगा, डिसएडवांटेज आ जाएगा। The lanthanides and actinides were put separately, also a disadvantage. Okay, isotopes are given same position, also a disadvantage. Is that clear? But ये point आपका क्या रहेगा, ये point आपका advantage. Is that clear? अब तो आप खुद से समझ ही सकते हैं। Okay, आप चाहे तो इस चीज को कॉपी कर लो। 4th, 5th and last advantage. ओके, उसके बाद 6th, 7th, 8th, 9th and 10th जो है वो आपका डिसएडवांटेज। ऑलराइट,
Now next देखो. So now the next one is what we always study. The next one is your modern periodic table. The next one is your modern periodic table. Now the most important point about the modern periodic table is that it is dependent on, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया सारा का सारा जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंडेंट था, बट जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, करेक्ट, सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर. दैट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो इसमें हम क्या लिखेंगे, in this the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number, of their atomic number. ठीक ना? Clear? ना अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ही लिखेंगे, हम बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखेंगे. एंड इसके अलावा आप एक पेज जो है वो आप ब्लैंक छोड़ दो, एक पेज आप ब्लैंक छोड़ दो. उस पेज में आपको क्या करना है, उस पेज में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है बनाना है. पूरा पीरियोडिक टेबल बनाना है का मतलब क्या है, इन वन ऑफ द पेजेस दैट यू लीव, अभी आप नेक्स्ट पेज जो है वो आप ब्लैंक छोड़ दो, उसमें आपको पूरा ये चीज बनाना है. ठीक है, एंड उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको सिर्फ एलिमेंट्स ही लिखने हैं. ओके, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू राइट देयर इज एलिमेंट्स. You do not have to write the atomic numbers or you do not have to write the configuration. आपको ये चीज नहीं करना है. The only thing that you have to do is write the element name, that is hydrogen, helium, sorry helium तो यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. लिथियम के बगल में आपका आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन, राइट, सॉरी आर ए, मैंने आर इन कर दिया, ओके. ना तो आपको ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है, यस आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो याद होना चाहिए. पहली बात तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो याद होना चाहिए. हाउएवर एट द बेयर मिनिमम, ठीक है, एट द बेयर मिनिमम आपको अप टू 36 1 से लेके 36 तक आपको परफेक्टली याद होना चाहिए. परफेक्टली याद होना चाहिए का मतलब क्या है, वो कौन से पीरियड में है, वो कौन से ग्रुप में है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है. अप टू 36 आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो परफेक्टली याद करना ही करना है. दिस इज ये तो नॉन नेगोशिएबल है, तो आपको याद करना ही करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वुड बी बेस्ट अगर आप अप टू एक्टिनियम याद रख लो तो. ओके, ये पार्ट अगर आपको याद रहता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट फ्रॉम हाइड्रोजन अप टू एक्टिनियम, सॉरी अप टू इनफैक्ट लॉरेंशियम, ओके अप टू इनफैक्ट लॉरेंशियम आपको पूरा का पूरा जो है वो याद होना चाहिए. देयर इज नो शॉर्टकट, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे वीडियोस जो कि आपको हेल्प करते हैं कि अच्छा इस चीज को आप मेमोराइज कैसे कर सकते हो. ओके, देयर आर इन केस इन यूट्यूब यू विल फाइंड देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रिक्स. आई डू नॉट इन पर्टिकुलर यूज एनी ट्रिक, मुझे सॉर्ट ऑफ याद ही है, तो आई पर्टिकुलरली डोंट यूज एनी ट्रिक. बट इन योर केस यू हैव टू मेमोराइज अप टू द फर्स्ट 36. ये तो आपको 100% याद होना ही चाहिए, नो क्वेश्चन अबाउट इट. ओके, बट इट वुड बी बेस्ट अगर आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो तो. ओके, आई विल सजेस्ट कि आप YouTube देखो. ओके, YouTube में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका जो है मिल जाएगा. मुझे तो ऐसे नॉर्मली ही याद है, बट आई विल सजेस्ट कि आप उस पर देख लो, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा.
Okay, so did everybody leave a blank space? Okay, जितना मैंने लिखवाया था, मैंने तो बहुत छोटा सा ही लिखवाया था. उसके बाद सभी लोगों ने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया. अरे कहाँ गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तो गायब हो गया इसका डेफिनेशन. बट आपने सभी ने डेफिनेशन लिख लिया था ना. इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन इन दिस. चलो मैं फिर से लिख देता हूँ. इन दिस the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number. Okay, periodic function का मतलब हम डिस्कस करेंगे. जस्ट वेट अ मिनट, हम इसका मतलब डिस्कस करेंगे. इसके बाद लीव अ पेज, ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल. ओके ना, अब आप उसके आगे, ओके, आफ्टर पीरियोडिक टेबल आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. तो मैं आपको पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ. आप चाहे तो इस पीरियोडिक टेबल को रेफर कर सकते हो व्हाइल आई एम सेइंग द पॉइंट्स. राइट, एक पेज सभी ने ब्लैंक छोड़ दिया. यस, एक पेज आप छोड़ दो. ओके, नाउ वी हैव टू राइट सम पॉइंट्स ऑन पीरियोडिक टेबल. सो आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. कैरेक्टरिस्टिक्स of modern periodic table. Characteristics of modern periodic table. Okay, point number 1. कितने रोज कितने कॉलम्स बताओ, या कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स. So this has 18 groups and 7 periods. 18 groups and 7 periods. Okay, second point, group 1 is called, बताओ. G1 is group 1. Group 1 का क्या नाम है बताओ, इसका स्पेशल नेम क्या है. Similarly, group 2 का स्पेशल नेम क्या है. करेक्ट. Group 1 is called as your alkaline metals. Alkaline metals. Similarly, group 2 का स्पेशल नेम क्या है. करेक्ट, alkaline earth metals. ग्रुप 17 का स्पेशल नेम क्या है बताओ. ग्रुप 17 का स्पेशल नेम जो है दैट इज हैलोजेंस. वेरी गुड. ग्रुप 18 का स्पेशल नेम क्या है बताओ. ये तो सिंपल सही है. ग्रुप 18 का स्पेशल नेम इज नोबल गैसेस. ओके, उसके अलावा आपका सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप. ओके, थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, इसका स्पेशल नेम क्या है बताओ. सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, इसका स्पेशल नेम आप सभी को आता है. करेक्ट, दीज आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स या मे बी लैंथेनॉइड्स, एक ही बात है. ऑलराइट, सेवेंथ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, इसका स्पेशल नेम क्या है बताओ. करेक्ट. कॉपी कर लो यहाँ पे. पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो. पहले आप यहां तक लिख लो. लिख लिया. इसके अलावा द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स. बताओ कौन कौन से ब्लॉक्स है.
Periodic, correct. So periodic table is for the subdivided into blocks, that is S block, P block, D block and F block. Okay, यहाँ पे आप मेंशन कर लो. Periodic table is subdivided into blocks. Obviously आप पूरा लिखो, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, but आप पूरा लिखो. The periodic table is subdivided into blocks, S block, P block, D block and F block. Okay, मैं रफ में डायग्राम बना रहा हूँ, आपको समझ में तो आ ही जाएगा. So ये जो है ये आपका हुआ S block. अब आप खुद से बताओ ये कौन सा हुआ, ये कौन सा है, फटाफट. करेक्ट, दिस इज योर डी ब्लॉक. ये कौन सा है, करेक्ट, दिस इज योर पी ब्लॉक. एंड ये कौन सा हुआ, ये आपका एफ ब्लॉक. ओके, ऑब्वियसली मैंने तो ये बहुत ही रफली बनाया है. यहाँ पर एस इस तरह से आएगा, करेक्ट, देन यहाँ पे एक और आएगा, बट मैंने तो ये काफी रफली बनाया. कंप्लीट हुआ सभी का. Okay, now the most important thing that we have to understand here. Okay, one of the more important things that we have to understand here. कोई भी अगर आपका S ब्लॉक है, okay, now ध्यान दो, this is very important. कोई भी अगर आपका S ब्लॉक है, बताओ S ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है. S ब्लॉक में कितने ग्रुप्स है, करेक्ट. S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है. S ब्लॉक हैज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में होता क्या है कि S ब्लॉक में आपका ये आएगा S1 एंड ये आएगा S2. कहने का मतलब क्या है कि एक S ऑर्बिटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करवा सकता है या कितने अकोमोडेट कर सकता है, करेक्ट, 2 कर सकता है. तो इसलिए आपका ग्रुप 1 जो है वो S1 होता है एंड आपका ग्रुप 2 जो है वो S2 होता है. ओके, लेट्स लुक एट P. ओके, P ऑर्बिटल, P सब शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, करेक्ट, 6 कर सकता है. एंड देखो आपका P में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 13, सॉरी ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18. देखो ये आपका, देखो क्या आ रहेगा, ये आपका P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5 एंड ये P6. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ. ओके, सिमिलरली अब D में बताओ मैं कितना अकोमोडेट कर सकता हूँ, करेक्ट, डी में हम 10 कर सकते हैं. तो अब देखो अगर मैं डी का देखूं तो यानी कि वो कौन कौन सा है, वो मेरा ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, क्योंकि 13 से तो पी चालू हो रहता है. तो देखो अब अगर मैं डी देखूं तो दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10. क्या ये आप सभी को समझ में आया? तो अब आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हो कि F के केस में कितने कॉलम्स होंगे, बताओ. F ब्लॉक के केस में कितने कॉलम्स होंगे, F कितने अकोमोडेट कर सकता है, करेक्ट, F जो है वो 14 अकोमोडेट कर सकता है. देखो अगर मैं पीरियोडिक टेबल पे आऊं, देखो ध्यान दो, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 and F14. Is that clear to everyone? ओके, यहां तक आप लोग फटाफट कॉपी कर लो. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके क्या चीज नहीं समझ में आया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बेसिस पे या पीरियोडिक टेबल देख के जो है आप उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो. ओके, बाय सिंपली लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल और बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल यू कैन वेरी इजीली प्रेडिक्ट इट्स कॉन्फ़िगरेशन. देखो मैं बता रहा हूँ किस तरह से, पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लो. यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया. ओके, नाउ इसके अलावा फिर आप नेक्स्ट लिखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन. जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ. कोई भी अगर आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई भी अगर आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन. तो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा NS 1 से लेके 2 के बीच में. पहले आप लिख लो. ओके, कोई भी अगर आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है
तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 से 2। मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, पहले आप लिखते जाओ। कोई भी अगर आपका पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट बी NS2 NP1 से लेके 6। कोई भी अगर आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका होता है N-1 D 1 से लेके 10। अच्छा, इनफैक्ट 0 से लेके 10 होता है, देयर इज एन एक्सेप्शन। 0 से लेके 10 NS 1 से लेके 2। एंड अगर आपका कोई भी F ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन इज N-2 F 1 से लेके 14। ओके, N-1 D 0 से लेके 1 एंड NS2। कॉपी कर लो। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर n जो है, n इज बेसिकली योर पीरियड नंबर। अब देखो इस चीज को हम यूज कैसे करते हैं। कॉपी कर लिया सभी ने? कॉपी कर लिया? ओके, सो अब देखो n जो है वो हमारा है पीरियड नंबर। ओके, s ब्लॉक के केस में NS1 से लेके 2, p ब्लॉक के केस में NS2 NP1 से लेके 6 एंड सो ऑन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द पीरियोडिक टेबल। सपोज करो, ओके, सपोज करो कि मुझे निकालना है फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सपोज करो कि मुझे फास्फोरस का जो है कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि फास्फोरस जो है वो कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है। करेक्ट, फास्फोरस जो है वो पी ब्लॉक को बिलोंग करता है ना। अब आप मुझे देख के बताओ कि फास्फोरस जो है वो कौन से पीरियड में है। फास्फोरस जो है वो कौन से पीरियड में, करेक्ट, फास्फोरस जो है वो थर्ड, हाँ पीरियड, ग्रुप नहीं बोला, पीरियड। ओके, फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड में है। नाउ पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP1 से लेके 6। ओके, यहाँ पे n जो है दैट इज पीरियड नंबर। ओके, नाउ फास्फोरस जो है वो कौन से पीरियड में बताओ। करेक्ट, फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड में, तो यहाँ पे n के जगह जो है वो 3 आ जाएगा। ओके, n की जगह जो है वो 3 आ जाएगा। एंड देखो अब आप p वाला पार्ट कैसे डिटरमाइन करोगे, वेरी सिंपली, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। तो अब आप बताओ फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3s2 3p3। अब देखो अगर मैं यहां से हटाता हूँ तो देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो फास्फोरस का क्या है, 3s2 3p3 है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ब्रोमीन। ओके, चलो हम ब्रोमीन का ट्राई करते हैं। काउंट करके बताओ ब्रोमीन जो है वो कौन से पीरियड में है। ब्रोमीन जो है वो कौन से पीरियड में है, देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ओके, नाउ ब्रोमीन जो है वो पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, राइट। सो फोर्थ पीरियड पी ब्लॉक, यानी कि बताओ ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। सबसे पहले तो 4s2 तो आ ही जाएगा, देन 4p। नाउ लेट्स काउंट, P1 P2 P3 P4 एंड P5। तो ये क्या रहेगा, 4s2 एंड 4p5। देखो अगर मैं यहां से हटाऊं तो दिख रहा है आप लोग को 4s2 4p5। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एनी s ब्लॉक एलिमेंट, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल स्ट्रोंशियम। ठीक है, चलो हम स्ट्रोंशियम देखते हैं। नाउ स्ट्रोंशियम जो है वो आपका s ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा पीरियड को बिलोंग करता है बताओ। करेक्ट, फिफ्थ पीरियड को बिलोंग करता है। नाउ एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 से लेके 2। सो इसके जितने भी है ये सारे होंगे S1 एंड इसके जितने भी है ये सारे होंगे S2। तो नेचुरली आपका स्ट्रोंशियम क्या आ जाएगा बताओ, 5s2 आ जाएगा। यस और नो, क्लियर? ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, ओके
चलो ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप सीजियम का निकालो। ओके मैं बोलता हूँ आपको कि सीजियम का निकालो, तो बताओ सीजियम का क्या आएगा? करेक्ट, सीजियम इज इन द 6th पीरियड, बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, तो क्या आ जाएगा 6s1 आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब तो मेरे ख्याल से आप सबका समझ गए हो एटलीस्ट, अब आप एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। ओके नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से कि आपको निकालना है फॉर एग्जांपल सल्फर का। ओके रुको मुझे फटाफट मिटा दे दो। सो लेट्स से आपको निकालना है अगर सल्फर का, तो आप सल्फर का मुझे खुद से बताओ क्या आएगा? करेक्ट, सल्फर का देखो वेरी सिंपल, बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, 1 2 3 3rd पीरियड, P1 P2 P3 एंड P4। ओके करेक्ट, एस जो है वो आपका स्टैंड करता है फॉर पीरियोडिक नंबर, ओके या पीरियड नंबर। सभी को समझ में आ रहा है? एस एंड पी सभी को समझ में आया? ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी। नाउ डी के केस में देखो क्या दिया हुआ है, कहाँ गया? नाउ डी के केस में आपको क्या दिया हुआ है? n-1 डी 0 से लेकर 10, 0 कब आएगा हम डिस्कस करेंगे, अभी उसकी चिंता मत करो। n-1 डी 0 से 10, n-ns 1 से लेकर 2। ओके नाउ डी ब्लॉक के केस में n-1 का देखो मतलब क्या होता है। अब आप याद करो कि जब हम फिलिंग अप करते थे तो क्या करते थे, हम करते थे 1s2, सॉरी हम पहले करते थे 1s। अब मुझे ऑर्डर बताते जाओ, 1s के बाद हम क्या करते थे? करेक्ट, उसके बाद 2s, फिर करेक्ट 2p, फिर 3s, फिर 2d कहां से आ जाएगा, फिर 3p, फिर क्या बढ़ते थे बताओ? करेक्ट, फिर हम बढ़ते थे 4s एंड इसके बाद जाके आता था 3d। ओके 4s के बाद जाके आता था 3d। तो अगर ये मेरा ns हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा n-1 हो जाएगा, यस नो? ओके सो अब देखो यहाँ पे अब आप पोजीशन कैसे प्रेडिक्ट करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एन बी का निकाल रहा हूँ। ओके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एन बी का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं निकाला, देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो एन बी मुझे बताओ सबसे पहले नायोबियम जो है वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? करेक्ट, 5th पीरियड को बिलोंग करता है। देखो नायोबियम जो है वो यहाँ पे 5th पीरियड को बिलोंग करता है। सो अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। देखो ये 5th हुआ तो यानी कि ये क्या होगा 5s1 हुआ, ये आपका 5s1 हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5s2 हो जाएगा। ओके ना अब देखो आपका डी जो होता है वो n-1 हो जाता है, तो यहाँ पे अब बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4d आ जाएगा, ऐसा नो? ns2 एंड n-1d। ओके सो अब देखो ये आपका क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, ये आपका D2 आ जाएगा एंड ये क्या आ गया, D3 आ गया। इज दैट क्लियर? अच्छा ये तो आपका चलो एक्सेप्शन आ गया, ये तो आपका एक्सेप्शन आ गया, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स इनफैक्ट सी, इसमें तो सारी एक्सेप्शन देख रहे हैं मेरे को। लेट्स इनफैक्ट सी जिरकोनियम। ओके चलो हम इनफैक्ट जिरकोनियम देख लेते, चलो लेट्स इनफैक्ट सी जिरकोनियम। देखो देखो अगर हम जिरकोनियम देखें तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, ये आपका 5th पीरियड को बिलोंग करता है। देखो फिर से देखो, ये आपका 5th पीरियड को बिलोंग करता है, तो ये क्या हुआ, ये आपका 5s1 हुआ, ये क्या हुआ, ये 5s2 हुआ। ओके आप देखो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, 5s1 5s2। ओके सो 5s2 जो है वो भर गया। अब जब हम डी ब्लॉक में आ गए तो क्या होगा, एक कम होगा, तो 5s था तो क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। ओके क्योंकि डी ब्लॉक में क्या होता है n-1 हो जाता है, तो ये आपका D1 हो गया एंड ये क्या हो गया, आपका D2 हो गया। इज दैट क्लियर? एक्सेप्शंस जो है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, बट इन दिस केस आपका कॉन्फ़िगरेशन का क्या आ गया 4d2 एंड 5s2। ओके लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कोबल्ट। ओके लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कोबल्ट। अब देखो कोबल्ट जो है वो आपका कौन सा, कोबल्ट जो है वो आपका कौन सा पीरियड को बिलोंग करता है, 4th पीरियड को बिलोंग करता है। सो देखो ध्यान दो, कोबल्ट जो है वो आपका 4th पीरियड को बिलोंग करता है, तो 4s देखो 4s1 4s2, तो 4s2 जो है वो कंप्लीट, 4s के बाद d में क्या आएगा बताओ? करेक्ट 3d आ जाएगा। सो d1 d2 d3 d4 d5 d6 एंड ये आपका क्या रहेगा d7 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, d7 है। इज दैट क्लियर? ओके नाउ ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शंस जो है वो आपके डी ब्लॉक में थोड़े कम है,
एंड एफ ब्लॉक में काफी ज्यादा है. ओके, सो एक्सेप्शंस के केस में दिस पार्ट यू हैव टू मेमोराइज. एक्सेप्शंस जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमें मेमोराइज करना ही पड़ेगा, बट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप पीरियोडिक टेबल देख के बड़े आराम से निकाल सकते हो. इज दैट क्लियर? Now we will continue right from here in the next class. नेक्स्ट क्लास जो है हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपने कॉपी में पीरियोडिक टेबल जो है वो चीज आप लोग ड्रॉ करें. ओके, आपको जैसे मेमोराइज करना है वैसे मेमोराइज करो. आप चाहे तो यूट्यूब पे देख के, वहां पे काफी लोग काफी अच्छे तरीके से आपको नेमोनिक्स बता देंगे टू मेमोराइज. सो आई लीव दैट पोर्शन अप टू यू, बट आपको अप टू 36 परफेक्टली याद होना चाहिए. अप टू 36 यू हैव टू मेमोराइज परफेक्टली, एंड आपको पीरियोडिक टेबल भी पूरा का पूरा याद कर ही लेना चाहिए. ओके, ऑलराइट देन, दैट्स इट फॉर टुडे.